हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पीक। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का 4th चैप्टर sorting मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट अवर फूड्स एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। ये हमने पहले 3 चैप्टर्स में इसके बारे में किया कि हमारे फूड्स और क्लोथ्स में बहुत सारी वैरायटी होती है। So not just foods and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere we see around us. Chair, bullock, cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हर चीज़ जो आप अपने आसपास देखते हैं उनकी अलग अलग शेप्स हैं, अलग कलर्स हैं और उनके अलग अलग यूजेस हैं। कोई भी चीज़ जो आपके आसपास सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व करते हैं उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं। जैसे आपके पास कोई ग्लास है, उसकी शेप अलग है, कोई बॉक्स है, कोई बुक है, कोई टेबल, कोई चेयर, बेड, अलमीरा, इन सब की शेप्स भी अलग हैं, कलर्स भी अलग हैं और इनके यूज़ भी अलग हैं। जैसे ग्लास को आप यूज़ करते हो उसमें पानी पीने के लिए, अलमीरा को यूज़ करते हो कोई चीज़ रखने के लिए, बुक को यूज़ करते हो पढ़ने के लिए। इस तरह से हर ऑब्जेक्ट का जो है वो अलग यूज़ होता है। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं कि हम मटेरियल्स को ग्रुप्स में कैसे सॉर्ट करें, कि किस ग्रुप में क्या रखें और मटेरियल्स को किस तरह हम डिवाइड करें। अब आप अपने आसपास और ऑब्जेक्ट्स को देखें। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स आप शेप वाइज लगा लीजिए। पहले आप राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करें जिनकी शेप गोल है, जैसे कोई रबड़ की बॉल, कोई फुटबॉल या कोई ऐसा पत्थर जो गोल है। और अब हम अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करें जो नियरली राउंड, मीन्स ज़्यादा गोल नहीं है बट अराउंड गोल है, लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, ये पूरी तरह से राउंड नहीं बट अराउंड ही आ जाते हैं। नाउ सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। अब हम खाने वाली चीज़ें जो हैं उनको जो ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा। आप अपनी खाने वाली सारी चीज़ें उसमें जो है ग्रुपिंग में लिस्ट कर लेंगे। आपके पास बिस्किट, चॉकलेट्स, चपाती, फूड, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो एडिबल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सो नाउ लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स, बकेट्स। अब चीज़ें हम वो कौन सी चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई हैं। जैसे बकेट्स हैं आपकी, लंच बॉक्स, टॉयज़, कंटेनर्स, पाइप्स जो प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो ये सब इस ग्रुप में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में रखने के बहुत सारे तरीके हमने यहाँ पे देखे। मतलब आप चीज़ों को उनकी शेप के हिसाब से, उनकी कलर के हिसाब से, मैं आपको कहूँ कि आप अपने आसपास ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो उनको कलर्स में डिवाइड कर दो। तो आप क्या करोगे, रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स अलग कर दोगे, ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट्स अलग कर दोगे। तो इस तरह आप कलर्स में भी रेड कलर में आपका कोई फ्रूट है जैसे एप्पल आ जाएगा, आपकी कोई शर्ट है वो रेड कलर में आ जाएगी, ग्रीन कलर में आपकी कोई वेजिटेबल आ जाएगी, आपकी किसी नोटबुक का कलर ग्रीन है उसके कवर का तो वो भी उसमें आ जाएगी। इस तरह से आप कलर वाइज डिवाइड कर सकते हैं, शेप वाइज डिवाइड कर सकते हैं, इवन आप किस मटेरियल से बनी हुई है उस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हम देखते हैं वो एक या उससे ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये हमने पहले चैप्टर्स में भी ये चीज़ डिस्कस की है कि ऑब्जेक्ट्स, हर चीज़ किसी मटेरियल से बनी हुई होती है। जैसे हमने फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस किया था तो वो इंग्रेडिएंट्स को मिलकर बनते हैं। इसी तरह से ऑब्जेक्ट हैं वो कुछ मटेरियल से बनते हैं। तो ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कोई मेटल, कोई प्लास्टिक, वुड, कॉटन या इवन मड, सॉइल, है ना, मिट्टी की भी कोई चीज़ बनी हो सकती है। जैसे ये कुछ ऑब्जेक्ट इन्होंने एक पिक्चर में दिखाए हुए हैं। आप अपने घर में ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे कर लो, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो आप यूज़ करते हो, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, कोई भी ऑब्जेक्ट। अब आपके घर में सोप होगा, नेल, इवन नेल कटर्स, बैट, बॉल, ऐसी चीज़ें आप जब इकट्ठी कर लोगे तो हम क्या करेंगे, इनको अगर आप लिस्ट करो कि ये किस मटेरियल से बनी हुई हैं तो आप वो चीज़ें लिख सकते हो कि ये किस मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे ये टेबल 4.2 है, इसमें ऐसे लिखा होगा कि किस मटेरियल से कौन से ऑब्जेक्ट बने हुए। जैसे अपने चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट, व्हील्स, वो सारे किस मटेरियल के बने होंगे। तो स्टूडेंट्स वो वुड के बने होंगे। आपकी बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स या कुछ स्टिकर्स, कुछ वॉलपेपर्स, कुछ फोटोग्राफ्स, वो पेपर से बने होंगे।
इस तरह से हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को उनके मटेरियल्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेदर से बनी हुई चीज़ें कौन सी आ जाएंगी? आपके कोई शूज़, आपके कोई बैग्स, आपके कोई जैकेट्स। प्लास्टिक से बने हुए आपके ग्लासेस, आपके कोई टॉयज़, आपका ज्योमेट्री बॉक्स। तो इसी तरह से कॉटन से आपके कुछ क्लोथ्स, पिलो कवर्स, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से सेपरेट हम ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। इस तरह से आप ये भी लेकर चल सकते हैं कि आपने एक ग्रुप ले लिया जो पेपर या वुड से बने हैं और दूसरा ग्रुप ले लिया जो इन चीज़ों से नहीं बने हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वुड से ही बनी होती हैं। स्पेशली हमारा फर्नीचर, बेड, टेबल, चेयर, ड्रॉयर्स, जो भी डोर्स, विंडोज़, वो वुड से बनी हुई होती हैं। तो इस तरह का हम एक टेबल इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स, जो टेबल 4.1 है उसमें ऑब्जेक्ट पहले है, फिर वो किस मटेरियल से बना हुआ, कोई प्लेट है वो किससे, स्टील की है या ग्लास की है या प्लास्टिक की है। ये दो टेबल्स जो इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए जो आपको बताएं कि आप मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता सको। तो अब इन टेबल से आपको क्या पता चला? हमें पता चला कि हम ऑब्जेक्ट्स को बहुत तरीक़ों से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, और हमें ये भी पता चला कि objects around us are made of different materials. We see so many objects around us in our everyday life, and every object is made of different materials. Sometimes an object may be made of a single material, and it may be made of many materials. Again, one material can be used for making many objects. उसी तरह से ये चीज़ चलती है। कई बार क्या होता है, इन दोनों टेबल से आपको क्या पता चलता है, कई बार एक ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है, और कई बार एक मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को भी बना देता है। इसमें स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, आप एक पेन ले लो या पेंसिल ले लो, सपोज आप पेन ले लो जैसे आपके टेबल में दिखाया गया है। अब वो किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ? प्लास्टिक, उसकी आउटर कवरिंग प्लास्टिक की होगी, मेटल, उसका जो निब है वो मेटल का होगा, है ना। और इसी तरह से ये हमें क्या दिखा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो दो मटेरियल से मिलकर बना है। अब दूसरे टेबल में आप क्या देख रहे हैं कि एक मटेरियल कितने ऑब्जेक्ट्स में यूज़ होता है। जैसे वुड एक मटेरियल है, अब वो किन किन चीज़ों में यूज़ होता है, चेयर में, टेबल में, ये सब। इससे हमें पता चला कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से भी बना हो सकता है, और एक मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में भी यूज़ होता है। ठीक है ना। अब आओ हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अब स्टूडेंट्स, हर मटेरियल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, जिसके बेसिस पर आप उसे देखते हो, उसे परखते हो। लाइक आप अपने टम्बलर में, है ना, जो आप ग्लास यूज़ करते हो, उसको कपड़े से तो नहीं बना होता वो, इट इज़ नेवर मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो ऐसा क्यों है? वाई टम्बलर इज़ नॉट मेड ऑफ क्लॉथ? आपको भी पता है कि अगर आप एक क्लॉथ में वाटर को डालने की, किसी भी लिक्विड को रखने की कोशिश करोगे तो इट वुड बी वेरी सिली, है ना। तो वो क्या होगा कि उस टम्बलर का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, जो लिक्विड है वो लीक आउट कर जाएगा, कपड़े में से पानी निकल जाएगा। तो ऐसा ही होता है, मतलब हम जब कोई भी चीज़ बनती है तो उसके मटेरियल को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को सोच समझकर बनाई जाती है। इसीलिए जो टम्बलर होते हैं या तो वो ग्लास का होगा, या प्लास्टिक, या मेटल, या कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें वाटर जो है वो टिक सके। एनी मटेरियल दैट होल्ड वाटर विल बी यूज्ड टू मेक अ टम्बलर। इसी तरह से आप अपने किचन में जो कुकिंग वेसल्स यूज़ करते हो, जिन बर्तनों में खाना बनाते हो, अब वो खाना बनाने वाले बर्तन पेपर से तो नहीं बनेंगे ना, इट वुड ऑल्सो बी सिली। अब पेपर जो क्या होगा वो बर्न हो जाता है। इट मीन्स जब हम कुकिंग करने के लिए यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं तो उनको बनाते वक्त भी ये ध्यान रखा जाता है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। यूटेंसिल्स की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग हैं, जैसे कोई स्टेनलेस स्टील है, कोई टेफ्लॉन से बना हुआ है, कोई नॉन स्टिकी है, कोई स्टिकी है। इस तरह से हर मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना और जानना बहुत ज़रूरी है।
जैसे दिखाया गया, आप क्लोथ का टम्बलर यूज़ किया तो वाटर जो है सारा बाहर आ गया, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट को चूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर कि हमें उस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत किस चीज़ के लिए है। मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनकी चॉइस के लिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो हम करेंगे वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस होती है कि मटेरियल दिखता कैसा। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सारे मटेरियल्स एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। जैसा वुड दिखती है वैसा आयरन नहीं। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर, एल्युमिनियम। एट सेम टाइम्स हो सकता है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हों, बट जैसे आयरन, एल्युमिनियम और कॉपर में कुछ सिमिलैरिटी है, बट वुड से वो सारे डिफरेंट है। तो ये उनकी अपीयरेंस पे डिपेंड करता है कि वो देखने में चीज़ कैसी लग रही है। लाइक आपने इन्होंने एक एक्टिविटी भी शो की है, आपने डिफरेंट मटेरियल्स के पीसेस इकट्ठे कर लिए, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक। तो क्या देख रहे हैं कि क्या वो शाइनी है, उसकी सरफेस जो शाइनी कर रही है। अब इनमें से कुछ मटेरियल्स की सरफेस शाइन करेगी, कुछ की नहीं करेगी। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिसकी सरफेस शाइन नहीं करती, लेकिन जब उनको हम बीच में से ब्रेक करते हैं तो बीच में से उसकी फ्रेश सरफेस जो है वो शाइन करेगी। तो ये क्या होता है, इस शाइनिंग सरफेस को हम लस्टर बोलते हैं। तो ये जो लस्टर है ये भी एक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है। हम इवन किसी मटेरियल को जो अगर उसके ऊपर सॉइल वगैरह जमी हुई है तो उसको हम सैंड पेपर से रब करके उसको निखार सकते हैं, तो वो लस्टर कई बार शो कर जाता है। अब ये दिखा हुआ एक मटेरियल को इन्होंने बीच में से काटा और जो बीच में से काट लगाया है वहाँ पे वो लस्टरस शो कर रहा है, मतलब वो चमक रहा है। तो इससे स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है कि द मटेरियल्स दैट हैव लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ज़्यादातर जो मटेरियल्स लस्टर शो करते हैं, चमक देते हैं, वो मेटल्स होते हैं। अब मेटल कौन कौन से हैं? आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और गोल्ड है। ये सारे जो हैं मेटल्स यानी कि ये धातु होते हैं और ये एक चमक शो करते हैं। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अपनी शाइन को खो देते हैं टाइम के साथ एयर और मॉइस्चर की वजह से, मतलब हवा और नमी के कारण उनकी कुछ रिएक्शन हो जाती है इन चीज़ों से और वो डल हो जाते हैं। जैसे आप देख लोगे, अगर आपके पास आयरन की कोई सरफेस है, आयरन का कोई टूल है, अगर आप उसको बाहर रख दोगे, उस पर मॉइस्चर भी है और उसको एयर भी मिल रही, तो वो जल्दी से उसकी रस्टिंग हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएगा, उस पर एक ब्राउन लेयर चढ़ जाएगी। तो हमें इससे पता चला है कि जो मटेरियल्स लस्टर शो करते हैं वो मेटल्स होते हैं और मेटल्स एयर और मॉइस्चर में ख़राब भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? अब देखो, दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, या तो वो सॉफ्ट होते हैं या फिर वो हार्ड होते हैं। जिन मटेरियल्स को आप कंप्रेस्ड या स्क्रैच कर सकते हो उनको आप सॉफ्ट कहेंगे। जैसे आपने एक मान लीजिए कॉटन ले लिया है ना, कॉटन लिया है, उसको आप दबा रहे हो, या कोई स्पॉन्ज ली है उसको दबा सकते हो, अब तो वो सॉफ्ट है, आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। या फिर किसी चीज़ को जिसको आप स्क्रैच कर सकते हो, जैसे कोई बहुत सॉफ्ट वुड है, कई बार जो वुड होती है वो सॉफ्ट भी होती है, तो उनको हम बोल देते हैं कि वो मटेरियल सॉफ्ट हैं जिन्हें हम कंप्रेस या स्क्रैच कर सकते हैं। पर जिन मटेरियल्स को हम कंप्रेस या स्क्रैच नहीं कर सकते उन्हें हम हार्ड बोलते हैं। जैसे आयरन है, अब लोहे को आप ना तो उसके ऊपर इजीली स्क्रैच कर सकते हो ना ही उसको कंप्रेस कर सकते हो। अगर आप उसके ऊपर स्क्रैच करोगे भी तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसका मतलब वो हार्ड मटेरियल है ना। तो इससे हमें पता चलता है कि हार्डनेस क्या होती है। अब जैसे अब आपने एक मेटल का ऑब्जेक्ट ले लिया, अब आप उसके ऊपर स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक कैंडल पे स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हो, आपको उन दोनों में फ़र्क जो है पता चल जाएगा। अब आप एक कैंडल को स्क्रैच करोगे, उसका वैक्स जो है वो आपके नेल्स से स्क्रैच हो जाएगा, बट अगर आप एक मेटल की या मेटल का ग्लास लेके उसको नेल से स्क्रैच कर रहे हो तो वो स्क्रैच नहीं होगा। इट मीन्स वो हार्ड है और कैंडल सॉफ्ट है। तो ये था हार्ड और सॉफ्ट, और ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ हमारी थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कुछ सब्सटेंसेस ले लेते हो जैसे शुगर, सॉल्ट,
चॉक पाउडर, सैंड या सॉडस्ट, इनको लेकर आप अलग अलग 5 ग्लासेस लेते हो और फिर इनको वाटर लेते हो इन सब में और इनको डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हो, पानी में मिलाने की कोशिश करते हो। एक ग्लास में आपने 1 स्पून शुगर डाल दिया, दूसरे ग्लास में सॉल्ट डाल दिया, तीसरे ग्लास में सैंड डाल दिया, है ना, और आप इनको फिर एक स्पून से या स्टिरर से स्टिर कर रहे हो, हिला रहे हो ताकि आपस में मिल जाए। थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, देखो कुछ चीज़ें तो होंगी जो वाटर में बिल्कुल घुल जाएंगी, जैसे आपकी शुगर है और आपका सॉल्ट है, और उसे हम कहेंगे कि व्हाट हैज़ हैपेंड, इट डिसअपियर्ड, वो गायब ही हो गई है। अब आपने 1 चम्मच शुगर पानी में डाला और शुगर गायब हो गई, इट मीन्स कि वो पानी में घुल चुकी है। और सॉल्ट इस तरह से, नमक पानी में डाला वो गायब हो गया। बट अगर आपने सैंड को डाला है, मीन्स आपने रेत को लेकर पानी में मिक्स करने की कोशिश किया, तो वो नहीं मिक्स नहीं होगी, वो नीचे बैठ जाएगी जो सैंड होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें वर्ड पता चलता है सॉल्यूबल। जो सब्सटेंसेस पानी में कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो जाते हैं उनको हम कह देते हैं सॉल्यूबल। सो द substances that completely disappear or dissolve in water are known as soluble substances, while the other substances that do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time, काफ़ी टाइम के लिए हम उसे स्टिर कर रहे हैं, वो फिर भी डिसअपियर नहीं हुआ, इट मीन्स दीज आर इनसॉल्युबल, ये पानी में घुलनशील नहीं है। तो वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। मतलब यूनिवर्सल किसी भी चीज़ को हम अगर उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं तो हम ज़्यादातर वाटर में ही चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की डेफिनेशन एज सच आपको पता होनी चाहिए कि द सब्सटेंसेस दैट कंप्लीटली डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर आर सॉल्युबल इन वाटर, व्हाइल द अदर्स व्हिच डू नॉट डिसअपियर इन वाटर दे आर नोन एज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में नहीं घुलते। अब कुछ वाटर्स की आपस में लिक्विड्स की बात करते हैं। जैसे अब ये तो हमने एक सॉलिड लिया था, शुगर, साल्ट और सैंड था, उसको वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश की। अब आप कुछ लिक्विड ही लेकर देख लो, जैसे आपने लेमन जूस ले लिया या कोकोनट ऑयल ले लिया, उन दोनों को आप वाटर में जो डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, फिर थोड़ी देर आपने उसको डिज़ोल्व करके छोड़ दिया। कुछ और लिक्विड्स के साथ भी आप ये ट्राई कर सकते हो। तो आप क्या देखोगे, क्या इसमें से सब कुछ मिक्सिंग हो रही है? तो आपको पता चलेगा कि कुछ लिक्विड्स तो मिक्स हो जाते हैं पर कुछ नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? अब जो अगर आप वाटर में लेमन जूस ऐड करोगे तो वो मिक्स हो जाएगा। जो आप लेमनेड बनाकर पीते हो, जैसे समर्स में स्पेशली, तो वो वाटर में ऐड हो जाता है, पानी में नींबू घुल जाता है। लेकिन अगर आप वाटर में ऑयल ऐड करने की कोशिश करो तो वो आपको कुछ देर के लगेगा स्टीरिंग के टाइम कि वो डिज़ोल्व हो रहा है, लेकिन जब आप उसे छोड़ दोगे तो ऑयल हमेशा वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएगा। इट मीन्स कि वो डिज़ोल्व नहीं हुआ। जिस तरह से ये दिखाया गया है कि ये सरफेस के ऊपर आ गया, कुछ मटेरियल्स ऐसे ही आ जाते हैं। तो ये आप एक टेबल भी दिखा सकते हो, विनेगर है वो मिक्स होता है या नहीं होता, लेमन जूस होगा या नहीं होगा, इस तरह से। ओके, तो हमें क्या पता चला, कुछ लिक्विड्स मिक्स हुए हैं और कुछ नहीं हुए हैं, कुछ ने अपनी एक सेपरेट लेयर ही बना ली है। अब जैसे हमने सबसे पहले बात की सॉल्युबिलिटी में, जब हमने लिक्विड में एक सॉलिड को डिसॉल्व करने की कोशिश की, फिर हमने लिक्विड में लिक्विड को, अब हम लिक्विड में एक गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाटर में गैसेस भी सॉल्युबल हो सकती हैं? पानी में कुछ गैस भी घुल सकती है? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी चैप्टर्स में बताया था कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो ले लेते हैं। तो वाटर में एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है जिसे एक्वाटिक एनिमल्स अपनी ब्रीदिंग के दौरान लेते हैं। इस तरह से वो जिंदा रहते हैं। इवन जो प्लांट्स होते हैं जो पानी में, वो भी उसी ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि वाटर में जो ऑक्सीजन घुल जाती है, इट मीन्स लिक्विड्स में गैसेस जो हैं वो
सॉल्युबल हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर आप उनको वाटर में इमर्स करने की कोशिश करोगे तो वो क्या होते हैं, या तो वो सिंक हो जाएंगे, सिंक मतलब पानी के नीचे बैठ जाएंगे, या फिर वो फ्लोट करेंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स से ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। जैसे आप ड्राइड लीव देख सकते हो एक पॉन्ड की सरफेस पे, या आप एक स्टोन फेंक कर देख सकते हो, छोटा सा पत्थर पानी में फेंक कर देखोगे तो वो ऑब्वियसली उसके ऊपर फ्लोट नहीं करेगा, नीचे बैठ जाएगा। और अगर आप कोई लीफ फेंकोगे, कोई पत्ता, तो वो पानी के ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका प्रॉपर्टी है मटेरियल का, वो है ट्रांसपेरेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी में क्या है, जब आप आपस में एक गेम हाइड एंड सीक को प्ले करते हो तो आप क्या देखते हो, जब भी आप छुपते हो तो आप कभी भी ऐसी जगह के पीछे नहीं छिपते जिसमें आपको जो दूसरा है वो देख सके। जैसे कोई ग्लास की विंडो है, कोई शीशे की खिड़की, आप उसके पीछे थोड़े ना छुपोगे। अगर आप उसके पीछे छुपोगे तो आपका दोस्त जो है आपको दूसरी साइड से देख लेगा। तो आप हमेशा ऐसी जगह चूज करोगे जिसमें से आप दूसरे को ना दिख पाओ। तो इस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी के बेस पर भी मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के बेस पर मटेरियल्स 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो वो जिसमें से आप चीज़ों को देख सकते हो, तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार बिल्कुल क्लियरली देखा जा सकता है। ओके, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे ग्लास, शीशा होता है, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स। कुछ प्लास्टिक्स भी ऐसी हैं जिसके आप थ्रू इट देख सकते हो। जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक का गिलास हो, प्लास्टिक की बॉटल हो, उसके हम आसपास देख सकते हैं, आर पार उसके बीच में से भी हमें दूसरी साइड नज़र आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं वो दुकानों में अपनी जो चीज़ें हैं जैसे बिस्किट, स्वीट्स या और भी चीज़ें हैं उनको हमेशा ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो बायर्स को देख सके। और बच्चे ज़्यादातर उसी में से उन चीज़ों को देखते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बिल्कुल साफ नज़र आती हैं। और दूसरे आते हैं हमारे पास जिनमें से आप नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं ओपेक। द मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। उसमें से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते, हम बता नहीं सकते कि उसके अंदर क्या है। जैसे आपके किचन में भी कुछ कंटेनर्स ऐसे होंगे जिसमें हम नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या है। और कई बार हम किससे पूछते भी हैं कि इस कंटेनर में क्या है, क्योंकि हम उसके अंदर नहीं देख सकते, तो उसे बोलते हैं ओपेक। इसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द मटीरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल्स। फॉर एग्जाम्पल वुडन बॉक्स, कोई लकड़ी का बॉक्स है, कोई कार्डबोर्ड है, कोई कार्टून है, या फिर कोई मेटल का कंटेनर जैसे कोई स्टील का डब्बा। ये सारे ओपेक मटेरियल्स हैं। नाउ थर्ड इज ट्रांसपेरेंट हो गया, ओपेक हो गया। हमारे पास थर्ड जो मटेरियल्स हैं वो है ट्रांसल्यूसेंट। ये मटेरियल्स कौन से होते हैं? ये मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें आप देख सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं, बहुत धुंधला आपको दिखाई देगा। सो ये होते हैं ट्रांसल्यूसेंट। द मटेरियल्स विच ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। आप देख सकते हो बट क्लियरली नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेपर पे थोड़ा सा ऑयल लगा लो, जैसे हमने फूड्स की मटेरियल्स की टेस्टिंग के वक्त फैट्स को टेस्ट करने के लिए हमने उसको पेपर पे रैप करके देखा था कि वो उसमें विजिबल है या नहीं। उसी तरह से आप इसमें क्या करो, पेपर में ऑयल लगा के और फिर उसको लाइट बल्ब की तरफ करके देखो, क्या आपको उसमें से क्लियरली दिखेगा? नहीं स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली नहीं दिखेगा, दिखेगा भी लेकिन क्लियरली नहीं। तो वो कौन सा जो है मटेरियल बन गया, वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बन गया।
मतलब ना वो ट्रांसपेरेंट है और ना ही वो ओपेक है। इसके बाद ऐसा आपने ज़रूर करके देखा होगा, जब आप किसी टॉर्च में लाइट जगाते हो और उसके ऊपर अपना हैंड रखते हो तो आपको क्या होता है, एक रेड कलर का जो आपके हैंड में ब्लड फ्लो सा दिखता है, ब्राइट रेड दिखता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि क्या वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। स्टूडेंट्स, इससे आपको पता चलता है कि जो आपका हैंड है वो ट्रांसल्यूसेंट है। अगर वो ओपेक होता तो आपको लाइट बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए थी, और अगर वो ट्रांसपेरेंट होता तो आपको आपकी बोन्स या वीन्स सब कुछ दिखना चाहिए था। लेकिन वो ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब हम सिर्फ अपना ब्लड फ्लो की वजह से वो रेड कलर धुंधला सा देख पाते हैं। इस तरह से हमें क्या पता चला कि जो मटेरियल्स होते हैं वो अपनी अपीयरेंस में भी डिफरेंट होते हैं, मतलब वो कैसे दिखते हैं, और वो इस चीज़ में भी डिफर करते हैं कि वो किस लिक्विड में मिक्स होते हैं या नहीं होते, या वो किस लिक्विड में फ्लोट करते हैं और किस में सिंक करेंगे, या वो ट्रांसपेरेंट हैं, ओपेक हैं या ट्रांसल्यूसेंट हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हो। अब यू मस्ट बी थिंकिंग दैट व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स। तो एवरीडे लाइफ में हमें मटेरियल्स को ग्रुप जो है करना ही पड़ता है। आपने भी देखा होगा, जैसे आप अपने स्कूल्स के लिए बैग्स जब पैक करते हो तो आप एक ज्योमेट्री बॉक्स अलग रखते हो जिसमें आप पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल्स या कुछ और आपकी ऐसी चीज़ें रखते हैं, और अपनी बुक्स कॉपीज़ को आप अलग रखते हैं और टिफिन्स को आप अलग। तो आपने क्या किया, आप भी तो ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग में ही कर रहे हो। अगर आप सारी चीज़ें एक साथ डाल दोगे तो वो सारा खराब हो जाएगा, और आपको जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप किसी भी चीज़ को नहीं ढूंढ पाएंगे। आप सारी बुक्स में आपकी पेंसिल्स, इरेजर्स खो जाएंगी। तो वो भी एक तरह की ग्रुपिंग है। तो घर पे भी हम क्या करते हैं, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। घर में भी हम ऐसे रखते हैं चीज़ें कि जो एक जैसी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा रखें ताकि हम उन्हें ईजिली ढूंढ सकें, लोकेट कर सकें। इसी तरह से कोई भी दुकान वाले हैं, जैसे ग्रॉसर ही हैं, वो क्या करते हैं, एक तरह के बिस्किट इकट्ठे रखते हैं और एक प्रॉपर एक जगह पे सारे सोप रखते हैं, एक जगह पे खाने वाली चीज़ें, दालें हो गई है ना, और ग्रेन्स हो गई, इस चीज़ों को वो इकट्ठा स्टोर करते हैं। तो देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। मटेरियल्स को डिवाइड करने से हमारे लिए इजी हो जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना और उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी पैटर्न्स को स्टडी करना। तो ये था हमारा कि मटेरियल्स को हम ग्रुप में सॉर्ट क्यों करते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि ग्रुप्स में करना उनको कितना ज़रूरी है, और आप भी अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग करते हो। अब ये कीवर्ड्स हैं, इन सब का मीनिंग आपको पता चल गया होगा। हार्ड, इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, ओपेक, रफ, सॉल्युबल, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। और समरी है जो चैप्टर्स को समराइज किया हुआ है। It is object around us are made up of large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. ये जो मैंने बात आपको explain की थी. It is also possible that an object could be made of a single material or different type of materials. Different type of materials have different properties. Now appearance, some materials are shiny in appearance whilst others are not. Some are rough, some are smooth. Some materials are hard, some are soft. Some are soluble in water like salt, sugar, while some are not like sand. Next is transparency. Some materials like glass are transparent and wood and metals opaque, while others are translucent. So materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Why are things grouped together? They are grouped together for convenience and to study their properties. So it was all regarding your chapter about the sorting material into groups. Now ये exercises हैं जो आपको खुद try करनी है, और इसके regarding आपको कोई भी problem हो तो वो आप बता सकते हैं। Thank you students.